तो श्रीमान जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ बढ़िया ही होंगे सभी। आप सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 27 होगा श्रीमान जी, और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 230 होगा। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड, उसका आदेश पढ़ाया जाएगा आज 22। टॉपिक का हमारा नाम होगा इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी। किसी भी मुकदमे पर पक्षकारों के मरने, शादी होने, स्त्रियों के, विशेष करके स्त्रियों के मामले में, व पक्षकारों के दिवालिया घोषित हो जाने पर, अर्थात पैसा न देने की क्षमता न रहने पर किए जाने वाले उपबंध। तो आदेश 22 में इस बात का डिस्कस आज किया जाएगा। इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, वैसे नियम यह है, यदि कोई आदमी मर जाता है तो क्रिमिनल केस अबैट हो जाते हैं। अगर मुलजिम मर जाता है तो क्रिमिनल केस जो है वो अबैट हो जाता है। अबैट मीन्स उसका समन हो जाता है, अर्थात वो खत्म हो जाती है, अर्थात उपसमन वर्ड यूज किया जाता है इसमें। उपसमन, मृत्यु पर अंग्रेजी में वर्ड है अबैट। अबेट, अबेट होना अर्थात समाप्त हो जाना, मृत्यु के कारण समाप्त होना। तो पक्षकारों की मृत्यु का इतना इफेक्ट जो है वाद पर पड़ता है। तो ढूंढ रहा हूं कहीं पे मिल जाए अबेट वर्ड, देख रहा हूं नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। इसका उपसमन, इसका हिंदी है उपसमन, और अंग्रेजी में ABATE, अबेट, अबेट। तो आज आदेश 22 में ये बताता है। इसमें हम 4 पॉइंटों में, 4 उसमें इसका डिस्कस करेंगे। आदेश 22 के रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10A, इन हेड्स में हम इसका डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक का। तो सबसे पहले 22A की बात करते हैं। जनरल नियम यह है, यदि कोई पक्षकार मर जाता है तो वाद खत्म हो जाता है, या कोई प्रतिवादी मर जाता है तो भी वाद खत्म हो जाता है। लेकिन यदि उनका कोई उत्तराधिकारी जीवित है और वाद का अधिकार जीवित है, अर्थात वाद का अधिकार भी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में वाद का अबेट नहीं होता। अबेटमेंट नहीं, अबेट नहीं होता। तो आज हम हमारे टॉपिक को इस तरीके से बांटते हैं। एक तो मृत्यु, वाद के ऊपर पक्षकारों की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको रूल 1 से लेकर 6 तक और 10K के अंदर इसका स्टडी करेंगे। और विवाह हो जाने पर रूल 7 का अध्ययन करेंगे, और दिवालिया होने पर रूल 8 का, और हितों के समाडोनेशन होने पर नियम 10 का अध्ययन आदेश 22 के, ये आदेश 22 के नियम है ये। तो आदेश 22 इज रिलेटेड टू डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज पर डिपेंड करता है, को एक्सप्लेन करता है। इन आदेशों को आप एक ऐसे सब्जेक्ट मान लीजिए। आदेश मीन्स सब्जेक्ट, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, और उसके बाद में उसके नियम हैं। अर्थात हर जब भी आपको जरूरत पड़े किसी नियम को देखने की, भाई पार्टीज मर जाने के क्या नियम है, तो आप सीधा 22 पर जाइए और उसको देखिए। ये अगर पक्षकारों की मृत्यु और विवाह शोध क्षमता के नियम करके लिख भी देते, नहीं लिखते आदेश तो भी चलता। लेकिन इन्होंने कैटेगराइज करने के लिए कि आप
न्यूमेरिकल फॉर्म में भी याद कर सकता है आदमी, शॉर्ट में याद कर लो, न्यूमेरिकल ही। तो ठीक है, आओ चारों पे सबसे पहले 22(1) की बात करते हैं। यदि वाद दायर करने का अधिकार बचा रहे, आदमी मर गया लेकिन मुकदमे दायर करने का अधिकार बचा रहे, उस स्थिति में वादी या प्रतिवादी की मृत्यु मात्र से वाद का उपशमन नहीं होता। अर्थात वाद या प्रतिवाद समाप्त नहीं हो जाएगा। वाद दायर करने का अधिकार अर्थात प्रतिकार मांगने के अधिकार से है। भाई बाप मर गया, बेटा मांगेगा। बाप अगर मर गया, वादी था बाप, तो बेटे के पास उसकी हेरिटेज आती है, तो बेटा मांगेगा। तो वाद तो उसका बेटा कर सकता है, नहीं तो ये वाद के अधिकार यदि जीवित है तो वाद का समाप्तकरण नहीं हो सकता। विशेष बात इसमें जो सेक्शन में मैं कुछ बताना चाहूंगा, प्रतिवादी की मृत्यु होने पर अज्ञाप्ति डिग्री का निष्पादन प्रतिवादी की संपदा के विरुद्ध किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी मर गया लेकिन ऑर्डर रिजर्व था, न्यायालय में ऑर्डर रिजर्व था, उस स्थिति में पक्षकार नहीं बनाए जा सकते, ऑर्डर रिजर्व है, पक्षकार मर गया, किसी को क्या पता। तो AIR 1980 इलाहाबाद कहता है 259 पेज पर, ऐसी स्थिति में उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। यदि वाद की ज्ञप्ति का निष्पादन हो सकता है, प्रतिवादी अगर मर जाता तब भी उसकी संपदा के विरुद्ध हो जाएगा। जहां वाद प्रतिनिधि की हैसियत से किया जाता है, वहां वादियों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर उस वाद का उपशमन नहीं होता है। AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 371 कहती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही। अब बात करते हैं 22(3) की। 22(3) उपनियम 1 कहता है, न्यायालय उस वादी के वैध प्रतिनिधि को पक्षकार बनाकर वाद में आगे की कार्रवाई कर सकता है, अर्थात उसके उत्तराधिकारी को पार्टी बना के न्यायालय मुकदमे को जारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना पत्र देना होगा जरूरी। 22(3) आइए 22(3) का उपनियम 2, अगर कानून में दी गई अवधि 90 दिन है, इसके लिए प्रतिनिधि बनाने का प्रार्थना पत्र मृत्यु के बाद पेश करने हेतु के अंदर करना चाहिए, अन्यथा वाद का उपशमन हो जाएगा, अर्थात वाद समाप्त हो जाएगा। अर्थात यदि कोई पार्टी मर जाती है तो उसके लिए 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। आप इसको यहीं तक समझने की कोशिश करो। नियम 4 उपनियम 1, नियम 3 उपनियम 2 वादी के मरने पर था, नियम 4 उपनियम 1 प्रतिवादी के मरने पर है। जब प्रतिवादी मर जाता है तो उसके वैध प्रतिनिधि को बना दिया जाएगा, सीधा सा जनरल प्रिंसिपल है, कोई वो नहीं है, एप्लीकेशन लगा दो इसमें। नियम 4, यदि कोई आवेदन न किया जाए यदि कोई आवेदन ना किया जाए तो वादी का वाद प्रतिवादी के खिलाफ समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति वादी को चाहिए कि वह उत्तराधिकारियों को पार्टी बनाए। ऐसी स्थिति में वादी को चाहिए कि वह
उत्तराधिकारियों को पार्टी बनाए। आगे जिम्मेदारी भी आएगी, जहां कोई आवेदन न किया जाए तो वादी का वाद मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, किसी केस में प्रतिवादी मर गया, वाद खत्म हो जाएगा प्रतिवादी के खिलाफ यदि हम 90 दिन में उसे पार्टी में बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो 90 दिन काउंट कब से होंगे? वो 90 उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन ये पता लगे वादी को कि प्रतिवादी मर गया। अगर हमारी नॉलेज में ही नहीं लाया भाई प्रतिवादी अपने घर पर मर गया, मुझे थोड़े बता के मरा, मान लो 20 मील दूर रह गए मुझसे, कैसे पता लगेगा? चलिए आगे और क्लियर हो जाएगी, आपको पोजीशन सारी क्लियर होंगी। यदि दोनों पक्षकार में से किसी पक्षकार की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात, नियम 6, यदि दोनों पक्षकारों के केस के जो पैरवी सारे कार्य थे वो तो हो लिए पूरे, और लास्ट फाइनल अपना आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गई और निर्णय सुनाने के लिए मुकदमा रख दिया गया, उस दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मामले का उपशमन उस समय नहीं होगा, अबैट नहीं होगा। निर्णय से पूर्व सुनवाई नहीं हो, अबैट हो जाएगा। लेकिन जहां रिजर्व रख लिया और पता नहीं है और जजमेंट करा दिया गया तो वो अबैट नहीं होगा, अर्थात उपशमन नहीं होगा, मुकदमा समाप्त नहीं होगा। सारी कंडीशंस को समझ लें, दीवानी दीवाना बना देती है आदमी को, यह आप ध्यान रखें। मुकदमे चले 20-20 साल और 25-25 साल। न्यायपालिका के अधिकारियों की संख्या कम है, मुकदमे है ज्यादा, जनसंख्या बढ़ गई है, 150 करोड़ हो रही है जनसंख्या हिंदुस्तान की। तो श्रीमान जी इतना ध्यान रखो कि इसलिए ये चैप्टर जरूरी है। सिविल का मुकदमा डालो तो समझ के लोगों को मरेगा जरूर मुकदमे बाद में, क्योंकि चली 20 साल रहा, 25 साल रहा, आदमी गारंटी कहां है? गारंटी है ही ना, तो और कोई अपने राइट उत्तराधिकारी छोड़ता नहीं, आदमी नहीं छोड़ता नहीं किसी का। आदमी सोचा है मेरा पैसा मिला, मेरी प्रॉपर्टी मिले भाई। तो 6, नियम 6 ने हमें बताया कि जब जजमेंट के लिए मैटर फिक्स हो और कोई मर जाए तो मामले का उपशमन नहीं होने का। जरा सा यहां और सुन लो। वाद में बहस पूरी हो गई और निर्णय रिजर्व कर लिया गया, उस दौरान मृत्यु पर उसके विरुद्ध पारित डिग्री शून्य नहीं होगी। AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 116 ऐसा कहता है। ये अपने जहन में बैठा लेना, इन साइटेशंस को बड़ी काम आती है कचहरी के अंदर। ये इस साइटेशन के पास पेश करने के बाद न्यायपालिका के पास कोई व्यवस्था नहीं होती, न्यायपालिका को इन पे विचार करना होता है अगर ये एक बार रिकॉर्ड पर लाई जाती है। अपील में बहस सुन ली गई, निर्णय की घोषणा से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उस निर्णय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। AIR 2003 कर्नाटका न्यायालय का निर्णय है। ये कर्नाटका 385 पेज नंबर है। अब जरा लिमिटेशन पे आ जाओ गुरु जी, इंपॉर्टेंट है पूछो। वारिसान कायम हेतु प्रार्थना पत्र 90 दिन के पीरियड के अंदर मृत्यु होने के दौरान के बाद या मृत्यु होने के 90 दिन के बाद या मृत्यु की जब सूचना आ जाए एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए, अर्थात लिमिटेशन पीरियड 90 दिन है। अगर ये पता लगता है कि ये फलाना मर गया तो भैया 90 दिन के अंदर उसके प्रतिनिधियों को भी एप्लीकेशन वारिसान कायम की करनी चाहिए। वारिसान कायम करा सकते हैं
AIR 2009 छत्तीसगढ़ 12 पेज। ये कहता है 90 दिन के पीरियड लिमिटेशन का है, लेकिन कोर्ट चाहे तो डिले को माफ भी कर सकती है, ये पावर दी है। ये साइटेशन है, जजमेंट है, AIR 2009 छत्तीसगढ़ पेज नंबर 12। तो न्यायालय का कहना है कि इसको थोड़ा सा लीनियंसी से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है इस मामले को थोड़ा सा लीनियंसी से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार नहीं पता लगा दूसरे की मौत का, तो ये सब फैक्टर है। सूचना नहीं मिली या पार्टीज अनभिज्ञ हैं, लॉ से आदमी मर जाता है तो आदमी बौखला जाता है, उसे पहले मुकदमा लड़ा या अपने लाशों को संगवावे। अब क्वेश्चन आता है हमारे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए मैरिज ऑफ ए लेडी हु इज ए पार्टी ऑफ सूट? स्त्रीवादी हो या प्रतिवादी, विवाह के पश्चात या विवाह के कारण वाद का उपशमन नहीं हो सकता। डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है आदेश नंबर 7, सॉरी आदेश नहीं, नियम नंबर 7, आदेश नंबर 22। औरत की शादी से मुकदमे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखें। अब हमारे 3 ही टॉपिक थे ना, 3 ही बातें थी, 2-4 बातें थी, पहली तो खत्म हो गई थी। अब शादी के बारे में और बता दिया मैंने, नियम 7 में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शादी हो जाए क्या फर्क पड़ता। अब हमारा था वादी की शोध क्षमता खत्म होने पर, अर्थात वादी के इंसॉल्वेंट हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तव में बहुत प्रभाव पड़ता है और नहीं भी पड़ता। वादी यदि मर जाता है, वादी यदि दिवालिया हो जाता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुत नहीं भी पड़ता। क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो कोई आदमी दिवालिया हो गया, उससे पहले उसने अपनी जो पावर्स हैं किसी को हस्तांतरित कर रखी हैं मुकदमा करने की, अभी हस्तांतरित कर रखी हैं, या कोई प्रापक रिसीवर अपॉइंट करा रखा है, तो इनके द्वारा इसको चलाया जा सकता है, उपशमन नहीं हुआ। लेकिन यदि ये व्यक्ति भी कहते हैं सर हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे बिल्कुल भी, मान लो मुकदमा कई बार उल्टा भी तो पड़ता है ना भाई साहब, मुकदमा को सीधा ही थोड़ा पड़ता कि आप जीतेंगे, आप मुकदमा हार भी सकते हैं, तो हारने में प्रतिवादी अपने खर्चे मांगेगा। प्रतिवादी कहेगा मुझे 2 लाख रुपए दो, हमारे 2 लाख रुपए लगे भाई, तुम्हारा आदमी तो दिवालिया हो गया, ये कहां से 2 लाख रुपए देगा। तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी हो जाती है, जिसको अभी हस्तांतरित असाइनी याद रहता मुझे, असाइनी वर्ड, और रिसीवर, हिंदी के शब्द कई बार दिमाग से उतर जाते हैं। अभी हस्तांतरित असाइनी, देखो कहीं से मिल रहा वर्ड किताब में, अभी हस्तांकन और प्रापक रिसीवर, तो खर्चे के लिए इसमें एक प्रतिभूति देनी पड़ती है कि हाँ भाई हम जिम्मेदार हैं, तब वाद चल सकता है। अदरवाइज दिवालिया होने पर भी वाद का राइट खत्म हो जाता है, अबेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नो, बाकी अब सारे असली तो जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 ही है, जहां पार्टी इज्जतदार है, और ये लेडीज वाला 7 तक, बाकी तो सब ये फॉर्मेलिटी का है, कुछ नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखना। अगर नियम 8 में आपका मुकदमा खारिज हो जाता है और इंसॉल्वेंट हो गई ये पार्टी,
तो फिर उसके आधार पर नया मुकदमा नहीं लाया जा सकता। उसी कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर नया मुकदमा नहीं लाया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है 9, लेकिन नियम 9 में उपनियम 2, हां यदि असाइनी और रिसीवर मुकदमे को जिंदा करना चाहे तो एप्लीकेशन लगा के आवेदन करके जिंदा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एडवोकेट की क्या जिम्मेदारी है इसमें। पार्टीज के एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि न्यायालय को बताएं कि कौन पक्षकार मर गया है, उसके बाद वारिसान कायम करने की एप्लीकेशन देने का पार्टी पर बर्डन आएगा। अर्थात वारिसान कायम कराने के लिए यह बताना होगा कि फलानी पार्टी मर गई, वरना कैसे पार्टीज वारिसान कायम कराएंगी। 22(10)(a) की ड्यूटी है कि पक्षकार की मृत्यु होने पर न्यायालय को सूचित करें ताकि दूसरे पक्षकार को इसकी सूचना दी जा सके। यह बात 1976 में जो संशोधन हुआ है उसके द्वारा जोड़ी गई है। तो इट इज द ड्यूटी cast upon the advocate to inform to the court about the death of a party. एप्लीकेबिलिटी, ये जो नियम 22 है ये एप्लीकेबल कब होता है? दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एप्लीकेबल कहां कहां होता है। वाद में होता है, अपील में भी होता है और एग्जीक्यूशन में भी होता है। अपील में होता है और एग्जीक्यूशन में भी होता है। अपील और एग्जीक्यूशन सब में होगा। ये अपील व एग्जीक्यूशन में भी लागू होता है, रिवीजन पर भी लागू होता है। इलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ऐसा विचार व्यक्त किया गया है। अपील एग्जीक्यूशन में भी लागू होता है। ये जो अबेट ऑफ केस का ये रिवीजन पर भी लागू होता है। ये इलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी साइटेशन जजमेंट दी। तो ये हमारा टॉपिक था वाद में पक्षकारों के मरने पर पड़ने वाले प्रभाव। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर वाद में इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इस टॉपिक का ज्ञान, इस प्रोविजन आदेश 22 का ज्ञान होना आपको बहुत अति अनिवार्य है। तो चलो यहीं पर इस टॉपिक को विराम देते हुए और आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक हम बनाएंगे। ओके, नमस्कार।